नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 में विपक्ष अगर टकराएगा तो क्या बीजेपी को हराने का काम तीसरे मोर्चे से हो पाएगा? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विपक्ष के कुछ नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सपा मुखिया अखिलेश यादव, केरल के सीएम पिनराई विजयन, सीपीआई नेता डी राजा केसीआर की रैली में शामिल हुए। इस रैली का मुख्य संदेश 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट दिखाना रहा। पर इस रैली ने कांग्रेस की तो टेंशन बढ़ा ही दी। पर इस रैली के बाद कई बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 2024 के लिए तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है? सवाल यह भी है कि तीसरे मोर्चे में पीएम की दौड़ में मोदी को मात देने वाला कोई नेता है भी क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं? आज इन्हीं अहम सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या देश में 2024 चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तीसरा मोर्चा और एक चौथा मोर्चा भी बनेगा, क्योंकि अभी जो मुकाबला होना है वो मोदी वर्सेस ऑल में है। लेकिन मोदी के सामने कोई एक विपक्ष नहीं हो सकता है। अभी जो संभावनाएं दिख रही है, तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है और उसमें अभी कुछ नाम ऐड होंगे और कुछ नाम निकलेंगे। इसमें जो आज की बैठक हुई, जिस रैली में जो लोग भाग लिए, उसमें से कुछ लोग इस दायरे से बाहर होंगे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी केसीआर के साथ नहीं आएगी। भले ही केसीआर अभी दिखाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के दो, यानी सीपीएम और सीपीआई दोनों के नेता को बुलाया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा रहा है, जो तरीके रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ ही मेलजोल का रहा है और कांग्रेस के साथ कई जगहों पर गठबंधन हो रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ आ सकते हैं। दूसरे स्तर पर त्रिपुरा का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ में होंगे। तो कई जगह पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी कम्युनिस्ट पार्टी है जो राहुल गांधी के साथ आ सकती है। लेकिन दूसरे तरफ जो दूसरी और पार्टियां इसमें आने की जिसकी संभावना है, जिसकी संभावना बताई जा रही है, उसमें अखिलेश यादव एक जुड़ गए हैं। उसके साथ अखिलेश यादव जयंत चौधरी को साथ मिलाएंगे और साथ ही ममता बनर्जी को भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी भी इसी फ्रंट का हिस्सा हो, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। और इन लोगों में से पड़ोसी राज्य जो बंगाल का है, उसमें से बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, अभी वो भी जो दौड़ में शामिल हो रहे हैं, पीएम कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी वो नहीं जाएंगे। इसलिए इसी मोर्चा में अब रस्साकसी चल रही है कि इस मोर्चे के कमान किसके हाथों में होना चाहिए, क्योंकि केसीआर कमान नहीं संभालेंगे। केसीआर सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में वो ये लोगों को दिखाएं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरे देश में एकता की कोशिश कर रहे हैं। वो एक प्रवृत्ति है और परसेप्शन क्रिएट करने का तरीका है जो केसीआर कर रहे हैं। इस बीच घूम घूम कर चारों तरफ विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, ताकि तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। उनका केंद्रीय स्तर पर जो आम चुनाव होगा, यानी लोकसभा का चुनाव, उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्सी खिसकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मोर्चेबंदी कर दी है उनकी। और तेलंगाना में जिस तरीके से जो टीआरएस अब बीआरएस बन चुका है, तो बीआरएस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में विद्रोह चल रहा है। पिछले 3 महीनों में कम से कम 10 से 15 कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है जो तेलंगाना का चुनाव होने वाला है वो पश्चिम बंगाल की तरह होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल अलग हट गई थी। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया था, उसी तरीके से तेलंगाना में होना है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का एकजुट करना, क्योंकि कांग्रेस के पास न चली जाए, इसके लिए
जो केसीआर हैं वो जोड़ लगाए हुए हैं, अपनी पूरे दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे 2024 के लिए फायदा होने वाला है। तो इसमें जयंत चौधरी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, उत्तर प्रदेश की एक दो और छोटी पार्टियां आ सकती है जी। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है ये हो रहा है कि केसीआर मेहनत तो कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, अपने मंच पे वो लेके भी आ गए, पर इसमें पीएम चेहरे का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, इसमें पीएम चेहरे के उम्मीदवार में थोड़ा सा अभी टकराहट है, लेकिन दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। अगर ममता बनर्जी को लाने की कोशिश जो की जा रही है, पहले केसीआर और ममता बनर्जी की मुलाकात भी हो चुकी है, तो इसलिए ममता बनर्जी जो अभी थोड़े से कंफ्यूजन में है, उनको लग रहा है कि उनकी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में भी उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी पीछे हटती हैं तो सबसे बड़ा नाम जो इस मोर्चे में होगा वो अरविंद केजरीवाल का होगा। अरविंद केजरीवाल इस मोर्चे की कमान संभालेंगे और केसीआर और अरविंद केजरीवाल के बीच इस बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, करप्शन के मामले में भी अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों ने मिलजुल कर दिल्ली को और तेलंगाना को लूटा है। केसीआर की बेटी का नाम शराब घोटाले में भी आया। पूरा साउथ इंडिया के शराब लॉबी को केसीआर की बेटी ने अरविंद केजरीवाल के लिए परोसा। तो ये दोनों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं और इसलिए केजरीवाल खुद तेलंगाना जा रहे हैं। केजरीवाल अपने दूसरे सीएम भगवंत मान को भी लेके जा रहे हैं, यानी एक ही पार्टी के दो स्टेट के दो सीएम जा रहे हैं वहां पे। तो केजरीवाल का फोकस ये है कि केसीआर किसी तरीके से मैनेज कर ले, क्योंकि और जो लोग हैं, अखिलेश यादव कमान संभाल नहीं सकते। लेकिन अखिलेश इसे सहमति करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के पास अपने लिए कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नहीं सकते, राहुल गांधी को पहले ही आजमा चुके हैं। तो इधर से अगर गठबंधन करते हैं, हम एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश में उनका योगदान भी होगा। इसलिए वो केजरीवाल के नाम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का कोई आधार नहीं है, वहाँ वो अखिलेश यादव के सामने चुनौती बन नहीं सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ भी मुलाकात कर रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ भी आ सकते हैं। इसलिए जब ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में इनके लिए बिना कोई लोभ लालच के, बिना कैंडिडेट खड़ा किए हुए भी इनका प्रचार की थी। तो ये दोनों के बीच कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन 90% उम्मीद जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए है कि इस मोर्चे में और पार्टियों को लाया जाएगा और उसका कमान अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। क्योंकि लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका होगा राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल, राहुल गांधी के लिए जितना बड़ा झटका है, उतना ही बड़ा झटका एक और नेता के लिए भी। किसके लिए? नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस तैयारी में जुटे हुए हैं और वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को एक करने की कोशिश कर रहे थे, यानी समाजवादी परिवार को, जो समाजवादी पार्टी जनता पार्टी से निकल कर आई है और समाजवाद अपने साथ लगा के रखती है। समाजवादी तो है नहीं, लेकिन समाजवाद लगा के रखती है। जैसे जनता दल सेकुलर से भी बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भी बात हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। दूसरे स्तर पर चौटाला से बात हो रही है हरियाणा में। इसलिए कहा जा रहा है कि चौटाला और जयंत चौधरी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो इसलिए अखिलेश यादव को बुलाया गया और जयंत चौधरी को उनके पक्ष में करने की कोशिश की गई है कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। और चौटाला उधर बातचीत हो रही है नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार के साथ वो चौथे मोर्चे की बात हो रही है। जैसे कर्नाटक में जनता दल सेकुलर है, देवगौड़ा की पार्टी, वो भी नीतीश कुमार से बार बार बातचीत हो रही है। ललन सिंह ने पिछले दिनों देवगौड़ा के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी, बातचीत की थी कि नीतीश कुमार को समर्थन दीजिए। बिहार में तो राजद है ही, और दूसरी तरफ जो हरियाणा में चौटाला से पिछले रैली में वो मुलाकात भी कर चुके थे, वहाँ पर लालू यादव को भी लेके गए थे उनसे मिलवाने के लिए। तो ये लोग, लालू यादव भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए कि कम से कम नीतीश कुमार बिहार छोड़ दें तेजस्वी के लिए। तो इसलिए नीतीश कुमार भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरेंडर करके राहुल गांधी के साथ चले जाएंगे। इसलिए बताया जा रहा है कि चौथा मोर्चा भी एक बनेगा। जी, तो भले ही चौथा मोर्चा बन जाए, तीसरा मोर्चा तो बनता नजर आ रहा ही है, इससे फायदा या नुकसान क्या होगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में बिखराव हो रहा है, उस बिखराव को देखें तो अब लड़ाई 40-60 की हो गई है। मतलब 60%
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 40% में ये सारे लोग लड़ेंगे। हर जगह पर बिखराव होगा। अगर कांग्रेस अपने स्तर पर पीएम कैंडिडेट घोषित कर रही है, लगभग घोषित हो चुके हैं कि राहुल गांधी को की बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, बार बार कह रहे हैं। नीतीश के बारे में भी जब ये बैठक हुई केसीआर की, तो उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नीतीश ने भी मान लिया है कि राहुल गांधी के कमान में ये बिना कांग्रेस के किसी भी तरह के कोई मोर्चा नहीं बन सकती है। तो नीतीश का नाम बार बार इसलिए लिया जा रहा है कि नीतीश को किसी तरह से अपने साथ लाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार सरेंडर नहीं करेंगे। वो भी अपना मोर्चा बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पुरजोर तैयारी इस बात के लिए है, उनका तो एजेंडा ही है कि 2023 तक समाजवादी पार्टियों में से जितना हो सके उसको एक साथ लाके एक ही पार्टी बना लो। यानी कर्नाटक में भी हो समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार की पार्टियां, बिहार में भी हो, उत्तर प्रदेश की भी कुछ पार्टियां हो, हरियाणा की पार्टियां हो, मतलब 4-5 स्टेट की पार्टियां अगर एक हो जाएगी तो नीतीश कुमार की दावेदारी इन लोगों से ज्यादा हो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2024 में तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। बिल्कुल वैकेंसी तो नहीं है, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि 60-40 का रेशियो है। और अब ये बात सामने जो आ रही है, जैसे राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि राहुल गांधी और दो मोर्चा के बीच, यानी कि जो मुकाबला होगा, इसको चतुष्कोणीय नहीं कह सकते, क्योंकि चारों के बीच अगर कुछ भी बराबरी हो तो चतुष्कोणीय मुकाबला कह सकते हैं। मुकाबला तो दो तरफा ही है, लेकिन दूसरे तरफ बिखरे हुए पार्टियां हैं, लोग हैं, संगठन हैं, जिनको आपस में ही भिड़ना पड़ेगा और वो आपस में ही एक दूसरे के कंपटीटर बनेंगे। हर स्टेट में गठबंधन बनेगा और उन गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ होगी और विपक्ष में 2-3 बिखराव होगा। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद। के लिए। तो गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को लेकर एक संभावित तीसरा मोर्चा तैयार करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए ही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का प्रयास किया जा रहा हो और ना ही ये आखिरी होगा। पर जिस तरह से विपक्ष में फूट है, उससे जाहिर है कि विपक्षी एकता कभी मजबूत नहीं हो सकती और ना ही तीसरा मोर्चा कामयाब हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।